Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra। जैसा कि आप सबको पता है कि अब से कुछ 10 दिन बाद लॉ गेट होने जा रहा है। उसी की मुनासबत से मैं आज की इस वीडियो में सीपीसी के जो सेक्शन पार्ट है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ फिंगर टिप्स लेक्चर, बट बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट योर फीडबैक। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द डिस्कशन। लॉ गेट सिलेबस के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ सीपीसी से लेकर सेक्शन 151 के दरमियान की कुछ सेक्शंस को इंक्लूड किया गया है, जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि सीपीसी का जो स्टैट्यूटरी उसका ऑफिशियल लीगल नेम क्या है। सीपीसी का ऑफिशियल नेम है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 और इसके अंदर जो टोटल सेक्शंस हैं वो हमारे पास हैं 158। ये आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड जो पास हुआ था पार्लियामेंट के अंदर, लेजिस्लेचर ने इसको पास किया था 21 मार्च 1908 को, जबकि इसकी जो इन्फोर्समेंट हुई थी, जो इम्प्लीमेंटेशन हुई थी, वो हुई थी 1 जनवरी 1909 को। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इन्फोर्समेंट डेट में और पासिंग डेट में खुद को कंफ्यूज कर देते हैं, और लॉ गेट के अंदर बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ना सिर्फ सीपीसी से रिलेटेड बल्कि बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड भी। तो आपने याद रखना है कि सीपीसी जो पार्लियामेंट के अंदर कानून साजों ने पेश की थी वो 21 मार्च 1908 को की थी, जिसके कुछ 7-8 महीने बाद 1 जनवरी 1909 को ये सीपीसी इम्प्लीमेंट कराया गया था। इसकी इन्फोर्समेंट हुई थी 1 मार्च 1909 से। उसके बाद सीपीसी का शॉर्ट नेम बताया गया है, दैट शॉर्ट नेम ऑफ सीपीसी इज कोड। और कोड को किस तरह से एक्सप्लेन किया है, दैट द कोड इंक्लूड्स रूल्स। कोड का मतलब है रूल्स। तो ये था सीपीसी का इंट्रोडक्शन जो आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। उसके बाद आ जाती हैं सेक्शन 2 के अंदर। सेक्शन 2 डील करता है डेफिनेशन क्लॉजेस के साथ, यानी कि इस सीपीसी के अंदर जितने भी वर्ड्स इस डेफिनेशन क्लॉज में बताए गए हैं उनका मतलब इन डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग कंसिडर किया जाएगा। सबसे पहली जो डेफिनेशन क्लॉज के अंदर डेफिनेशन दी गई है वो है डिक्री की। अब डिक्री को किस तरह से डिफाइन किया है, डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन विच कंक्लूसिवली डिटरमिन्स द राइट्स ऑफ द पार्टीज विद रिगार्ड्स टू द मैटर इन कंट्रोवर्सी। डिक्री क्या है, जो पार्टीज के राइट्स को डिटरमिन करती है कि एक्चुअली जो पार्टीज के दरमियान मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी है, पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी है, पार्टीज के दरमियान एक्चुअल कन्फ्लिक्ट है, वो क्या है। डिक्री प्रीलिमिनरी भी हो सकती है और फाइनल डिग्री भी हो सकती है। प्रीलिमिनरी डिग्री ड्यूरिंग द सूट, ड्यूरिंग द ट्रायल कोर्ट की तरफ से पास की जाती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये चीज देखी जाती है कि पार्टीज के दरमियान एक्चुअल पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है जिसकी वजह से ये कंट्रोवर्सी रेज हो रही है। और फाइनल डिग्री पास की जाती है एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल ऑफ द सूट, जब एक्चुअली पार्टीज के दरमियान सूट को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है, तो तब जैसे हमें पर्चा डिग्री दी जाती है, उस पर्चा डिग्री के अंदर जो पार्टीज के दरमियान एक्चुअल डिसीजन होता है वो फाइनल डिग्री होती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ऑर्डर। ऑर्डर को किस तरह से डिफाइन किया है, दैट द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द कोर्ट व्हिच इज नॉट अ डिक्री। कोर्ट का ऐसा ऑर्डर जो कि डिक्री नहीं है। अब यहां पर एक स्टेटमेंट हम सुनते हैं दैट all the decrees are orders but all the orders are not decrees। अब इसका क्या मुराद है, ऑर्डर्स क्या है, जो एक सूट कोर्ट के पास इंस्टीट्यूट हुआ, रोजाना की बुनियाद पर उस केस के अंदर जो भी कार्रवाई हुई उससे रिलेटेड कोर्ट ऑर्डर पास करती है। वो हमारे पास क्या है, वो सिंपल ऑर्डर्स हैं, जबकि
कोर्ट का जो हतमी फैसला है जब वो सूट को डिस्पोज ऑफ करते वक्त सुनाती है उसको हम कहते हैं डिक्री। सो बेसिकली ऑल द डिक्रीज आर ऑर्डर्स, लेकिन ऑर्डर्स डिक्रीज नहीं है। ये स्टेटमेंट अब आपको समझ में आ जानी चाहिए, बहुत ही सिंपल सी स्टेटमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन पे हम आ जाएं तो नेक्स्ट डिफाइन किया गया है जजमेंट को। अब जजमेंट क्या है? मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द डिक्री और ऑर्डर, यानी कि कोर्ट का जो तफसीली फैसला है जिसके अंदर डिक्री की रीजंस बताई जाती हैं कि ये जो डिक्री पास हुई है ये किन रीजंस की बुनियाद पर हुई है, किन ग्राउंड्स के ऊपर पास की गई है, तो उसको हम कहते हैं जजमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव को किस तरह से डिफाइन किया है? अ पर्सन इन लॉ हु रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ डिसीज्ड पर्सन एंड हु इंटरमेडल्स विद द स्टेट ऑफ डिसीज्ड पर्सन। सिंपल मतलब क्या है कि जो इंसान मर चुका है उसकी प्रॉपर्टी को जो बंदा रिप्रेजेंट कर रहा है उसको हम कहते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट इज डिग्री होल्डर। अब हमने कहा कोर्ट डिग्री पास करती है, तो जिस पर्सन के फेवर में वो डिग्री पास हुई है उसको हम कहते हैं डिग्री होल्डर, जबकि इसके अगेंस्ट ऑपोजिट पार्टी है जिसके अगेंस्ट वो डिग्री पास हुई है उसको हम कहते हैं जजमेंट डेटर, जो कि अदालत के फैसले का मकरूज है, जिसके अगेंस्ट केस डिसाइड हुआ है, जिसके अगेंस्ट डिक्री पास हुई है, वो पर्सन हमारे पास आता है जजमेंट डेटर। उसके बाद नेक्स्ट है जज को डिफाइन किया गया है प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ एनी सिविल कोर्ट इज जज। अब सिविल कोर्ट की बात क्यों हुई है? क्योंकि हम सिविल प्रोसीजर कोड को, सिविल नेचर के सूट्स को डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट इज मैसने प्रॉफिट या मीन प्रॉफिट, हम इसको दोनों पढ़ते हैं। इसका क्या मतलब है कि जब आपने किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी को इलीगली पोजेस किया है और इस इलीगली पोजेशन के ऊपर आप रॉन्गफुल गेन ले रहे हो, यानी कि प्रॉपर्टी के ऊपर जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो आप ले रहे हो, एक्चुअली आपने प्रॉपर्टी को इलीगली उस पर कब्जा किया है। सो कोई भी ऐसा प्रॉफिट जो कि रॉन्गफुल पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी से रिसीव हुआ है उसको हम कहते हैं मीन प्रॉफिट या मैसने प्रॉफिट। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट डिफाइन किया गया है फॉरेन कोर्ट को। अब फॉरेन कोर्ट से क्या मुराद है कि कोई भी ऐसी कोर्ट जो कि पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन से बाहर लोकेट कर रही है उसको हम कहते हैं फॉरेन कोर्ट, जो पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान की लिमिटेशन से बाहर है। और इस फॉरेन कोर्ट की तरफ से जो भी फैसला सुनाया जाता है उसको हम कहते हैं फॉरेन जजमेंट। जजमेंट पास्ड बाय द फॉरेन कोर्ट इज कॉल्ड फॉरेन जजमेंट। नेक्स्ट डिफाइन किया गया है वर्ड प्लीडर को। अब प्लीडर कौन है? प्लीडर इज any person who is entitled to appear and plead for another person in the court, जिसको ये राइट हासिल है, जिसके पास लाइसेंस है कि वो कोर्ट में किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर सके। और इसमें हमारे पास एडवोकेट्स भी इंक्लूड होते हैं और हाई कोर्ट के जो अटॉर्नी है वो भी इंक्लूडेड होते हैं, उनको भी प्लीडर कहा जाता है। नेक्स्ट इज डिफाइन किया गया है वर्ड पब्लिक ऑफिसर को। अब पब्लिक ऑफिसर को किस तरह से डिफाइन किया है कि कोई भी पर्सन जो कि पाकिस्तान की सर्विसेज के अंदर काम कर रहा है, अब चाहे वो हमारा जज है, चाहे वो मिलिट्री ऑफिसर है, चाहे वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ऑफ द जस्टिस है, कोई भी पर्सन जिनको एम्पावर किया गया है प्रिजन में रखने के लिए, कोई भी पर्सन जिनको गवर्नमेंट प्रॉपर्टी इंट्रस्ट की गई है, ऑल आर इंक्लूडेड इन द कैटेगरीज ऑफ सिविल सर्वेंट और पब्लिक ऑफिसर। नेक्स्ट डिफाइन किया गया है पब्लिक ऑफिसर के बाद मूवेबल प्रॉपर्टी को। अब मूवेबल प्रॉपर्टी को किस तरह से डिफाइन करते हुए, मूवेबल प्रॉपर्टी इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स। सो ये था सिविल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज, जिनके अंदर डिफरेंट वर्ड्स को डिफाइन किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सो आई होप कि इस वीडियो की वजह से आपको फिंगर टिप्स के ऊपर ये सारी डेफिनेशंस याद हो गई होंगी। उसके बाद अब आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, सेक्शन 3। सेक्शन 3 बात करता है सब ऑर्डिनेशन ऑफ द कोर्ट्स को। सिंपली सेक्शन 3 के अंदर 3 कोर्ट्स को डिस्कस करते हुए बताया गया है। सबसे पहले बात की गई है सिविल कोर्ट की,
सेकंड बात की गई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, और नेक्स्ट बात की गई है हाई कोर्ट की। और ये हायरार्की ऑफ द कोर्ट है। कैसे कि सबसे निचले दर्जे की कोर्ट हमारे पास सिविल कोर्ट है, सिविल कोर्ट से ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऊपर हाई कोर्ट है। सो सबऑर्डिनेशन क्या है कि सिविल कोर्ट सबऑर्डिनेट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबऑर्डिनेट है हाई कोर्ट के। सिविल कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों की सबऑर्डिनेट है, जबकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट की सबऑर्डिनेट है। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, सो आपको याद होना चाहिए। सिविल कोर्ट इज सबऑर्डिनेट टू बोथ द डिस्ट्रिक्ट एंड हाई कोर्ट, व्हाइल द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज सबऑर्डिनेट टू ओनली हाई कोर्ट। सिंपल सी बात थी सेक्शन 3 के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 4। सेक्शन 4 बात करता है सेविंग क्लॉज की। अब इस क्लॉज के अंदर सिंपली क्या बताया गया है, अब यहां पर हम डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे बल्कि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें, तो हम रीडिंग नहीं करेंगे सेक्शंस की। सिंपली सेक्शन 4 में कहा गया है नॉट विद सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, यानी कि अगर किसी और कानून में कुछ और लिखा गया है तो वो एप्लीकेबल होगा, नहीं तो ये सीपीसी वाली चीज एप्लीकेबल होगी। सीपीसी इज अ जनरल लॉ विच इज एप्लीकेबल टू ऑल द कोर्ट्स इन पाकिस्तान। सीपीसी जनरल लॉ है जो जनरली तमाम कोर्ट्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है। इसके साथ ही हमारे पास एक लोकल लॉ होता है और एक होता है हमारे पास स्पेशल लॉ। लोकल लॉ क्या होता है, जो कि जनरली एप्लीकेबल होता है, जैसे हमने सीपीसी की बात की, जबकि स्पेशल लॉ किसी भी स्पेसिफिक लोकेलिटी के लिए बनाया जाता है और वो उस स्पेसिफिक लोकेलिटी के ऊपर एप्लीकेबल होता है, जनरली तमाम लोगों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास डिफरेंट एक्ट्स हैं, जैसे केपी प्रीएम्पशन एक्ट है, पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट है, केपी टेनेंसी एक्ट है, पंजाब टेनेंसी एक्ट है। सो ये स्पेसिफिक प्रोविंसेस के लिए, स्पेसिफिक लोकेलिटी के लिए बनाए गए हैं, तो ये सिर्फ उन्हीं लोकेलिटी के ऊपर एप्लीकेबल होंगे, तमाम लोगों के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। सो सेक्शन 4 ने हमें कहा कि लोकल और स्पेशल लॉज इंपॉर्टेंट होते हैं एंड दे ऑलवेज सप्रेस द जनरल लॉ। सो स्पेशल लॉ जहां पर भी होगा वहां पर जनरल लॉ प्रिवेल नहीं करेगा। सो व्हेनेवर स्पेशल लॉ इज प्रेजेंट, जनरल लॉ विल नॉट बी एप्लीकेबल। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 5 पर। सेक्शन 5 बात करता है एप्लीकेशन ऑफ सीपीसी टू दी रेवेन्यू कोर्ट्स, कि आया सीपीसी रेवेन्यू कोर्ट्स के ऊपर अप्लाई होती है या नहीं। सो आपने याद रखना है दैट सीपीसी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन फैमिली कोर्ट्स, रेवेन्यू कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल। फैमिली कोर्ट और रेवेन्यू कोर्ट के ऊपर सीपीसी एप्लीकेबल नहीं होती। अब रेवेन्यू कोर्ट्स क्या होती हैं? रेवेन्यू कोर्ट्स आर द कोर्ट्स हैविंग द जुरिस्डिक्शन अंडर द लोकल लॉ टू एंटरटेन द सूट्स रिलेटिंग टू द रेंट्स, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स ऑन द लैंड, जो कि एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए यूज हो रही हैं, और रेंट रेवेन्यू से रिलेटेड जितने भी सूट्स हैं उनको रेवेन्यू कोर्ट्स एंटरटेन करेगी और इनको सिविल कोर्ट्स नहीं सुन सकती। सो रेवेन्यू कोर्ट्स के ऊपर सीपीसी एप्लीकेबल नहीं होती, बट प्रोविंशियल गवर्नमेंट में अप्लाई एनी पार्ट ऑफ सीपीसी इन रेवेन्यू कोर्ट्स। और वो कौन सा पार्ट है? समनिंग ऑफ द सीपीसी। समनिंग प्रोसीजर जो सीपीसी के अंदर दिया गया है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको रेवेन्यू कोर्ट्स के अंदर भी अप्लाई कर सकती है। उसके बाद आ जाते हैं हम सेक्शन 9 के ऊपर। सेक्शन 9 बात करता है जुरिस्डिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट की। अब सेक्शन 9 में कहा गया है दैट सिविल कोर्ट कैन ट्राई ऑल द सूट्स ऑफ द सिविल नेचर, कि सिविल नेचर के जितने भी सूट्स हैं सिविल कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उन सूट्स को सुन सकती है। सो सेक्शन 9 में जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट बता दी, लेकिन साथ में एक एक्सेप्शन बताई गई है, और वो एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्ट दोज of which their cognizance is either expressly or impliedly barred। लेकिन ऐसे सूट्स जिनकी कॉग्निजेंस के ऊपर बार लगा दिया है उनको सिविल कोर्ट्स नहीं सुन सकती। अब कॉग्निजेंस के ऊपर बार लगाने का क्या मुराद है एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली, ये हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, सो मैं यहाँ पर अगेन डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि हम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 10। सेक्शन 10 बात करता है रेस्ट सब जुडिस की, स्टे ऑफ सूट की। अब सेक्शन 10 में क्या बताया गया है कि अगर तो कोर्ट के अंदर, किसी भी कोर्ट के अंदर ऑलरेडी एक सूट पेंडिंग है, तो उस पेंडिंग सूट से रिलेटेड सेम पार्टी सेम कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर, सेम सब्जेक्ट मैटर के ऊपर किसी भी दूसरी कोर्ट में
वही सूट फाइल नहीं कर सकती। यानी कि पेंडेंसी ऑफ द सूट बार्स द फर्दर एडजुडिकेशन ऑफ सब्सीक्वेंट सूट। एक सूट ऑलरेडी पेंडिंग है एक कोर्ट में, उसी से रिलेटेड आप सब्सीक्वेंट सूट किसी भी दूसरी कोर्ट में फाइल नहीं कर सकते, इसके ऊपर बार लगा दिया है। नो कोर्ट का वर्ड यूज हुआ है, शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट विच इज ऑलरेडी पेंडिंग फॉर एडजुडिकेशन। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 11। सेक्शन 11 बात करता है रेस जुडिकाटा की। अब रेस जुडिकाटा से क्या मुराद है? लास्ट सेक्शन में हमने कहा सूट पेंडिंग है, पेंडिंग सूट से रिलेटेड आप दूसरा सूट फाइल नहीं कर सकते। सेक्शन 11 इसके टोटली ऑपोजिट है। सेक्शन 11 कहता है कि अगर किसी कोर्ट ने कोई सूट डिसाइड कर लिया है तो उस डिसाइडेड सूट के अगेंस्ट आप फर्दर कोई सूट फाइल नहीं कर सकते किसी भी दूसरी कोर्ट के अंदर। सेम सब्जेक्ट मैटर है, सेम पार्टी, सेम कॉज ऑफ एक्शन, पर ऑलरेडी डिसाइडेड सूट के अगेंस्ट फर्दर सूट फाइल नहीं कर सकती। यहां पर भी वर्ड यूज हुआ है नो कोर्ट का। नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट विच हैज बीन ऑलरेडी डिसाइडेड बाय द कोर्ट बिटवीन द सेम पार्टीज ऑन सेम सब्जेक्ट मैटर। एक सूट ऑलरेडी डिसाइडेड है, दोबारा आप उसको फाइल नहीं कर सकते किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। सो सेक्शन 10 और 11 का बेसिक डिफरेंस क्या है? सेक्शन 10 कहता है पेंडिंग सूट से रिलेटेड फर्दर सूट के ऊपर बार है। सेक्शन 11 कहता है ऑलरेडी डिसाइडेड सूट के ऊपर फर्दर सूट पर बार लगा दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 12। सेक्शन 12 बात करता है बार टू दी फर्दर सूट। अब सेक्शन 12 पार्ट 1 में कहा है कि जहां पर प्लेंटिफ को रोका गया है फर्दर सूट इंस्टीट्यूट करने से किसी भी पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन पर, देन ही इज नॉट इंटाइटल्ड टू इंस्टीट्यूट अ सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट कॉज ऑफ एक्शन। अब सेक्शन 12 का जो सब सेक्शन 2 है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई पर्सन किसी भी कोर्ट की तरफ से पास की गई किसी भी जजमेंट, डिक्री या ऑर्डर की वैलिडिटी को चैलेंज करना चाह रहा है ऑन प्ली ऑफ फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन। अब उसने वैलिडिटी को चैलेंज करना है किन 3 ग्राउंड्स के ऊपर कि उसको लगता है फ्रॉड हुआ है, मिसरिप्रेजेंटेशन का फैक्टर इन्वॉल्व है या वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन का फैक्टर इन्वॉल्व है। और अगर उसको लगता है कि कोर्ट ने फैसला इन 3 ग्राउंड्स के ऊपर किसी भी वजह से दिया है तो वो अंडर सेक्शन 12(2) एक एप्लीकेशन फाइल करेगा उसी सेम कोर्ट के अंदर। अब यहां पर आपने याद रखना है कि सेक्शन 12(2) का आप फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकते, बल्कि आपने एप्लीकेशन फाइल करनी है उसी सेम कोर्ट के अंदर अगर आपने जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर की वैलिडिटी को फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन पर चैलेंज करना है। तो उसके बाद आ जाते हैं हम सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 20 तक, जो कि बात करता है प्लेस ऑफ सुइंग की। यानी कि सूट आपने किस जगह पर किस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड इंस्टीट्यूट करना है, ये 5 सेक्शंस हमें इन चीज के बारे में बता रहे हैं। सो सेक्शन 15, 16, 17, 18, 19 और 20 को हम एक साथ देखेंगे। 15 ने हमें कह दिया that every suit shall be instituted in the lowest competent court। जो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंट है, जो लोएस्ट ग्रेड की कोर्ट है, हर सूट उसी कोर्ट में इंस्टीट्यूट किया जाएगा। कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस दैट इज सिविल कोर्ट। सेक्शन 16 कहता है सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर द सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड। सेक्शन 16 ने कहा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर तो आपने सूट फाइल करना है तो जहां पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट कर रही है वहां पर आप सूट फाइल कर सकते हो। लेकिन अगर पार्टीज के दरमियान इश्यूज इन 3 चीजों के ऊपर हैं, अब कौन कौन से इश्यूज? अगर तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी करनी है, अगर तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की पार्टीशन करनी है, या फिर फॉरक्लोजर, सेल और रिडम्पशन है इन केसेस ऑफ द मॉर्टगेज, तो इनके इस तरह का कोई इश्यू अराइज हो रहा है पार्टीज के दरमियान, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी जहां पर लोकेट कर रही है वहां पर आप सूट फाइल करोगे। सेक्शन 17 ने हमें कहा सूट्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स। अगर तो कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी डिफरेंट कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन में आ रही है, एक से ज्यादा कोर्ट्स है जिनकी जुरिस्डिक्शन के अंदर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेट कर रही है, तो आप किसी भी कोर्ट के अंदर सूट फाइल कर सकते हैं उन दोनों कोर्ट्स में से।
नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 18। सेक्शन 18 कहता है प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट वेयर द लोकल लिमिट ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट्स आर अनसर्टेन। जहां पर अनसर्टेनिटी है रिगार्डिंग द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, देन द सूट कैन बी इंस्टीट्यूटेड इन एनी कोर्ट आफ्टर रिगार्डिंग द स्टेटमेंट बाय द कोर्ट। किसी भी कोर्ट के अंदर आप सूट फाइल कर सकती हैं। सेक्शन 19 ने क्या कहा, सूट्स फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग्स टू द पर्सन और मूवेबल। अगर तो रॉन्ग कॉज हुआ है किसी भी पर्सन के साथ या किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर कोई रॉन्गफुल एक्ट कमिट हुआ है तो सूट आप कहां फाइल कर सकते हो, देन द सूट कैन बी फाइल्ड in the jurisdiction of the court where the defendant resides, conduct his business or where the wrongful act has been committed। जब रॉन्गफुल हुआ है, एक्ट हुआ है प्रॉपर्टी के साथ या पर्सन के साथ, तो जहां डिफेंडेंट रिजाइड कर रहा है, जहां पर वो अपना बिजनेस कंडक्ट कर रहा है या जहां पर रॉन्गफुल एक्ट कमिट हुआ है, इन तीनों में से किसी भी जगह पर आप सूट फाइल कर सकते हो। लास्ट इज सेक्शन 20। सेक्शन 20 बात करता है अदर सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड। अब ऊपर हमने बाकायदा इश्यूज बता दिए कि अगर ये इश्यूज होंगे तो आपने सूट कहाँ फाइल करना है। सेक्शन 20 कहता है कि इनके अलावा जितने भी सूट्स हैं वो आप कहाँ पर इंस्टीट्यूट करोगे, जहां पर डिफेंडेंट रिजाइड कर रहा है या जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, एक्चुअल कन्फ्लिक्ट हुआ है, तो इन जगहों पर आप सूट फाइल कर सकते हो। सो सेक्शन 15 to 20 ने क्या कहा, सबसे पहली चीज लोएस्ट ग्रेड की कोर्ट होगी, उसमें फाइल करोगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर रिकवरी, पार्टीशन, फॉरक्लोजर, सेल और रिडम्पशन का केस है तो जहां पर वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहां पर फाइल करोगे। दो कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन के अंदर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी आ रही है तो किसी भी कोर्ट में कर दोगे, या जहां पर अनसर्टेनिटी है जुरिस्डिक्शन की तो किसी भी कोर्ट में कर दोगे। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ कोई रॉन्ग हुआ है या पर्सन के साथ कोई रॉन्ग हुआ है तो जहां डिफेंडेंट रह रहा है, बिजनेस कंडक्ट कर रहा है या जहां पर रॉन्गफुल एक्ट हुआ है वहां पर करोगे। बाकी जितने भी मैटर्स हैं उनसे रिलेटेड सूट कहां पर होगा, जहां कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ या जहां पर डिफेंडेंट रिजाइड कर रहा है। उसके बाद आ जाती हैं सेक्शन 47 के ऊपर। सेक्शन 47 बात करता है क्वेश्चंस टू बी डिटरमिन्ड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग द डिक्रीज। अब यहां पर एग्जीक्यूटिंग कोर्ट की पावर्स के बारे में बता दिया है। सेक्शन 47 में आपने याद रखना है दैट इट डील्स विद द क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ द डिक्री। जहां पर भी इन तीन चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन अराइज होंगे, दैट क्वेश्चंस विल बी सेटल्ड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग द डिक्री। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट इन तीन क्वेश्चंस को डिसाइड करेगी अगर तो ऐसे कोई क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं, और एग्जीक्यूटिंग कोर्ट सेपरेट सूट के थ्रू इन क्वेश्चंस को डिसाइड नहीं करेगी, बल्कि हमेशा एप्लीकेशन दी जाएगी पार्टीज की तरफ से जिस पर इन क्वेश्चंस को डिसाइड किया जाएगा एग्जीक्यूटिंग कोर्ट की तरफ से। सिंपली एग्जीक्यूटिंग कोर्ट बार लगा रहा है फ्रेश सूट के ऊपर, सो आपने सिर्फ एप्लीकेशन फाइल करते हुए इन क्वेश्चंस को डिसाइड करवाना है। इसके अलावा एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास ये पावर है कि वो किसी भी प्रोसीडिंग्स को सूट में कन्वर्ट कर सकती है और किसी भी सूट को प्रोसीडिंग्स में कन्वर्ट कर सकती है। इसके अलावा एग्जीक्यूटिंग कोर्ट एडिशनल कोर्ट फी भी डिमांड कर सकती है अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए। कंपल्सरी नहीं है, अपनी डिस्क्रिशन के अकॉर्डिंग वो एडिशनल कोर्ट फी भी डिमांड कर सकती है। और एग्जीक्यूटिंग कोर्ट और वो कोर्ट जो डिग्री पास करती है, उन दोनों के पास इक्वल पावर्स होती हैं और डिग्री हमेशा उस कोर्ट की तरफ से एग्जीक्यूट कराई जाती है जो डिग्री पास करती है। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 75। सेक्शन 75 बात करता है पावर ऑफ द कोर्ट टू इशू द कमीशन। सेक्शन 75 कहता है कि कोर्ट के पास पावर है कि वो कमीशन इशू कर सकती है, लेकिन किन किन केसेस में। सो नंबर 1, कोर्ट में इशू द कमीशन फॉर द पर्पसेस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द पर्सन। अगर किसी बंदे का बयान रिकॉर्ड करवाना है जो कि कोर्ट में नहीं आ सकता, उसके लिए कमीशन इशू हो सकता है। टू मेक लोकल इन्वेस्टिगेशन, लोकल इन्वेस्टिगेशन के पर्पसेस के लिए कमीशन इशू किए जा सकते हैं। सेकेंडली पार्टीशन से रिलेटेड, और फोर्थली टू एग्जामिन और एडजस्ट द अकाउंट्स। सो ये 4 ऐसी सिचुएशंस हैं, ऐसे पर्पसेस हैं जिनके ऊपर कोर्ट के पास पावर है
कि वो कमीशन इशू कर सकती है, यानी कि किसी भी एडवोकेट को प्लेस ऑफ अक्रेंस के ऊपर भेज सकती है और सारा रिकॉर्ड मंगवाने को कह सकती है। अब लॉ गेट में हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि कोर्ट क्या क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए कमीशन इशू कर सकती है, और आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया जाता है कि अंडर सेक्शन 75 कोर्ट हैज द पावर टू इशू कमीशन अंडर द फॉलोइंग पर्पसेस एक्सेप्ट। सो एक ऑप्शन होगा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। तो आपने याद रखना है कि कोर्ट सिर्फ और सिर्फ लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए कमीशन इशू कर सकती है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए कमीशन इशू करने की पावर सिविल कोर्ट के पास नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 96 के ऊपर। सेक्शन 96 बात करता है अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्रीज, कि आया डिक्रीज के खिलाफ अपील हो सकती है। सो सेक्शन 96 ने क्लियर कट हमें बता दिया दैट एवरी डिक्री इज अपीलेबल। बात ही खत्म हो गई। जनरल रूल क्या है कि हर डिक्री अपीलेबल है, बट लेकिन साथ में एक्सेप्शन क्या है कि एक्सेप्ट द डिक्री विच इज पास्ड बाय द कंसेंट ऑफ द पार्टीज। कॉन्सेंट डिक्री जो है, जो पार्टीज के दरमियान कंप्रोमाइज हो चुका है, पार्टीज की मर्जी से अगर कोई डिक्री पास हुई है तो उसके अगेंस्ट आप अपील फाइल नहीं कर सकते। बाकी जितनी भी डिक्रीज हैं वो अपीलेबल हैं। दैट इज एक्स पार्टी डिग्री। जो एक्स पार्टी डिग्री है वो भी हमारे पास अपीलेबल है, लेकिन कॉन्सेंट डिग्री, कंप्रोमाइज डिग्री अपीलेबल नहीं है और ना ही हर ऑर्डर अपीलेबल है। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 104 के ऊपर। अब सेक्शन 104 बताता है अपील फ्रॉम ऑर्डर्स, यानी कि कौन से ऐसे ऑर्डर्स हैं जिनके अगेंस्ट अपील फाइल की जा सकती है। सो सेक्शन 104 ने हमें बताया that there are certain orders which are passed under section 35A, section 47 and section 95. all these orders are appealable. अब section 35A क्या बता रहा है कि अगर तो कोर्ट ने कोई ऐसा ऑर्डर पास किया है जिसमें कंपनसेटरी कॉस्ट जो है वो अवॉर्ड की गई है तो उसके अगेंस्ट आप अपील फाइल कर सकते हो। इसी तरह सेक्शन 47 एग्जीक्यूटिंग कोर्ट की बात कर रहा है, जो अभी हमने डिस्कस किया, वो भी अपीलेबल है। और लास्टली जो सेक्शन 95 है, जिसमें किसी पर्सन की अरेस्ट से रिलेटेड है, कोई ऑर्डर पास हुआ है टू अरेस्ट अ पर्सन, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर से रिलेटेड कोई ऑर्डर पास हुआ है, या फिर थर्डली इंजंक्शन का कोई ऑर्डर पास हुआ है, तो ये तमाम ऑर्डर्स जो हैं वो अपीलेबल हैं। इनके अगेंस्ट आप अपील फाइल कर सकते हो। इसी तरह कोई भी ऑर्डर्स जिसमें फाइन इम्पोज किया जा रहा है, अरेस्ट और डिटेंशन की जा रही है, वो ऑर्डर्स भी अपीलेबल हैं, लेकिन हर ऑर्डर के खिलाफ अपील फाइल नहीं हो सकती। कुछ ऐसे ऑर्डर्स हैं जैसा कि सेक्शन 35A, 47 और 95, इनके अगेंस्ट अपील फाइल की जा सकती है। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, जो कि है सेक्शन 115। सेक्शन 115 डिस्कस कर रहा है रिवीजन, यानी कि निगरानी को। निगरानी कब फाइल की जा सकती है? जहां पर किसी भी डिक्री या ऑर्डर के अगेंस्ट अपील लाई नहीं कर रही, वहां पर आप रिवीजन फाइल कर सकते हो। और कौन सी कोर्ट में फाइल कर सकते हो? हाई कोर्ट के अंदर और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। एक डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आप रिवीजन फाइल कर सकते हो। सेक्शन 115 कहता है कि रिवीजन कब फाइल की जाती है? When the court failed to exercise a jurisdiction so vested, यानी कि कोर्ट के पास jurisdiction थी लेकिन उसने एक्सरसाइज नहीं की। When he has acted outside its jurisdiction, ओवर एक्सरसाइज कर दिया है कोर्ट ने अपनी jurisdiction को, यानी कि इख्तियारात नहीं थे फिर भी इस्तेमाल किया। एंड थर्डली when he एक्सरसाइज्ड हिज जुरिस्डिक्शन इलीगली, यानी कि इलीगली अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज किया है, तो इन 3 केसेस के अंदर एग्रीव्ड पार्टी रिवीजन फाइल कर सकती है। अब टाइम पीरियड क्या है एप्लीकेशन फाइल करने का? एग्रीव्ड पर्सन कैन फाइल द रिवीजन एप्लीकेशन विद इन दी 90 डेज। सब ऑर्डिनेट कोर्ट के फैसले के 90 दिन के अंदर आप रिवीजन फाइल कर सकते हो। सब ऑर्डिनेट कोर्ट ने कॉपी ऑफ डिसीजन आपको प्रोवाइड करनी है 3 दिन के अंदर, जिसके बाद हाई कोर्ट आपकी इस रिवीजन एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करेगी विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। 90 डेज के अंदर ही वो आपकी इस एप्लीकेशन को सुन के फैसला सुनाएगी। सो ये टाइम ड्यूरेशन जो है ये इस सेक्शन के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद रखना है।
और रिवीजन एक बार फाइल हो गई तो दोबारा रिवीजन एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते। यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपने रिवीजन फाइल की, वहां से फैसला हुआ तो दोबारा आप हाई कोर्ट में रिवीजन के लिए नहीं जा सकते। नो रिवीजन ऑन रिवीजन इज लीगली एप्लीकेबल और एक्सेप्टेड। सो सेक्शन 115 के बाद लास्ट सेक्शन है सेक्शन 151, जो कि इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट को डिस्कस कर रहा है कि जहां पर कोई भी लॉ साइलेंट होता है तो वहां पर कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर्स को एक्सरसाइज करती है। तो सीपीसी अपनी इनहेरेंट पावर्स को कब एक्सरसाइज करेगी? To meet the ends of the justice and to prevent the misuse of the powers। ये दो ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं कि इनके पर्पजेस के लिए, एंड्स ऑफ जस्टिस के लिए और मिस यूज ऑफ पावर्स को प्रिवेंट करने के लिए सिविल कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर्स को एक्सरसाइज कर सकती है। ये बहुत ही दफा लॉ गेट में पूछा जा चुका है। सो ये थी हमारी होल डिस्कशन सीपीसी के सेक्शंस के पार्ट के ऊपर। लॉ गेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने इंट्रोडक्शन से सेक्शन 151 तक डिटेल में डिस्कस किया है। सो आई होप कि इस लेक्चर के बाद आपको सेक्शंस का पार्ट इजीली याद हो चुका होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज।